ओके। तो एक बार फिर आप सभी का बच्चों का स्वागत है क्लास में। और शायद हम कई दिनों बाद दोबारा मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग पहले एग्जाम्स में, आपकी परीक्षाओं में व्यस्त थे। और अब जो त्योहार है, गणेश चतुर्थी आने वाली है और आप उसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अच्छे से सभी लोगों के साथ मिलकर अपनी मम्मी पापा भाई बहन और अपने दोस्तों के साथ ये इतना प्यारा सा जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करें। तो आज हम फिर दोबारा से इकट्ठा हुए हैं। और किस लिए इकट्ठा हुए हैं, जैसे, और मैं मुझे यही उम्मीद है कि आज हम लोग उतने ही एक्साइटेड हैं जितना ये भालू है हमारे लिए एक्साइटेड। आज ये बहुत एक्साइटेड है हम लोगों को देखकर, तो वैसा ही एक्साइटमेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को भी होना चाहिए। और आज की क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक रूल है, हमें सुनना है। आप जो भी हमें इस क्लास के जरिए देख रहे हैं, सुनेंगे और या सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी है कि आप सुने जो भी क्लास में बोला जाएगा। साथ में जो भी अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसे क्लास खत्म होने के बाद आप उस विषय को जाकर पढ़ें, उस चैप्टर को जाकर पढ़ें, उन प्रश्नों को जाकर पढ़ें। और उस पुस्तक के द्वारा जब भी आपको लगे तो इस वीडियो को दोबारा आकर आप अपने देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने टीचर्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में, सुनने पढ़ने की प्रक्रिया में, यदि कुछ भी आपको प्रश्न आते हैं या आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज, आपको कुछ नया समझ में आया, तो हमें जरूर बताएं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पुस्तक में एक बहुत ही मजेदार मैं कहूँ पोयम है, जो जिसे मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया है। और ये कविता का नाम जो है द पिलग्रिम करके है, आपकी बुक में है ये कविता। और हम अभी आपकी बुक का भी प्रयोग करेंगे जो आपके साथ है, और साथ ही एक पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसके जरिए भी हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कविता जो है, ये कविता एक प्रकार से एक संदेश जनक है, हमें कोई संदेश देना चाहती है, लेकिन बहुत खूबसूरती से जिस प्रकार से कविता लिखी गई है, उसकी बनावट, अगर ढांचा की मैं बात करूं तो बहुत खूबसूरत है, जिसे समझने में हमें एक प्रकार से थोड़ा सा अपना समय और ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कविता आपके पुस्तक में है और वो मैं आपको आपके साथ आपकी पुस्तक शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगी। तो ये कविता है आपके पुस्तक में द पिलग्रिम। और इससे पहले, इस कविता से पहले हमने काफी कविताएं और कहानी जो आपकी पुस्तक में है उसे हमने पढ़ा था, हमने किया है। जैसे हमने सबसे पहले जो कहानी, इससे पहले जो कहानी पढ़ी थी, जैसे आप देख सकते हैं हमने कितने सारे काम किए थे, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। ये भी एक बहुत ही मजेदार कहानी थी जिसमें हमने डिक विटिंगटन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो पैसे की लालच में लंदन गया और फिर वहां पे उसे उसकी मुलाकात एक बिल्ली से हुई, अपने मालिक के घर में काम करते हुए, और किस प्रकार से उसका वहां पे रिश्ता बना, और फिर वो किस प्रकार से अपनी कैट को शिप में भेज देता है और उसके बाद क्या अलग अलग एडवेंचर होता है। तो ये कहानी भी बड़ी मजेदार कहानी थी। यदि आपकी कहानी से, इस कहानी से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपको है तो आप जरूर पूछिएगा। इसमें कई सारे एक्टिविटी सेक्शंस भी थे जो हमने कहा था कि आप अपने साथ, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों के साथ करने का प्रयास करें, और मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा। अब इस कहानी के ही बाद जो कविता हमारे लिए है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, द पिलग्रिम।
और द पिलग्रिम जो है, यदि मैं बात करूं कि इसके लेखक कौन है, तो आप इस कविता की अगर आखिरी में देखेंगे तो एक शब्द लिखा है एनोनिमस। इसका अर्थ होता है कि ये अभी तक जिस भी जो भी व्यक्ति है जिसने भी कविता लिखी है, या तो वो चाह नहीं रहा था कि उसका नाम यहाँ पे लिखाया जाए, इसीलिए कभी उसने अलग अलग जगह अपना नाम नहीं दिया, या हो सकता है कि ये कविता का कौन सही मैं कहूँ कवि है वो अभी तक पता नहीं चला है, शायद इसीलिए भी यहाँ इसका कवि का नाम, कवित्री का नाम नहीं है। तो जब भी इस प्रकार की घटना होती है जहां हमें सही या कवि नाम नहीं देना चाहता है या हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ एनोनिमस करके शब्द का प्रयोग करते हैं, अनजान, जिसका अर्थ ये है। तो जब भी आप ये शब्द पढ़े ANONYMOUS, तो आप जरूर इस चीज को समझ जाए, इसका मतलब ये है कि कवि का नाम यहाँ नहीं पता है या वो नहीं देना चाह रहा है। तो कविता को समझने से पहले आइए एक बार कविता को रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि कविता सुनने में कैसे लग रही है, और उसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करेंगे हिंदी भाषा में। आप मेरी हिंदी भाषा को सुनकर कविता का जो मैं अनुवाद करूंगी, आप प्रयास करें उसे मराठी में अनुवाद करने का। और मुझे नेक्स्ट क्लास में यदि हम मिलते हैं या कभी हमारी फिर मुलाकात होगी इस विषय, इसका कविता से जुड़ के, तो आप मुझे मराठी में इस कविता को सुनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कविता कुछ इस प्रकार से है, द पिलग्रिम। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? THE, द PLPILGRIM, पिलग्रिम। तो ये कविता का शीर्षक है और अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप सुन रहे हैं तो आप केवल ध्यान से सुने कि किस प्रकार से हम एक एक शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। A pilgrim going a lone highway. A pilgrim going a lone highway came at evening, cold and grey, to a chasm deep, vast and wide. दोबारा पढ़ते हैं। A pilgrim going a lone highway came at evening, cold and grey, GRAY, grey, to a chasm deep and vast, wide, VAST, vast, and wide, WIDE. The old man crossed in the twilight dim. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. And build, BUILD, build a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? फिर से पढ़ते हैं। Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? अब यहाँ पे कुछ शब्द हमने प्रयोग किए हैं जो आप देख रहे हैं कि ये थोड़े गाढ़े काले रंग में है। टू अ चाज्म, तो इन शब्दों का आपके बुक के यहाँ पे कोने में हम देखते हैं अर्थ दिया हुआ है। चाज्म का अर्थ होता है, अगर देखिए एक अंग्रेजी शब्द का, उसका जैसे अगर हम कहें कि सरलता का क्या अर्थ होता है, सरलता एक हिंदी शब्द है, तो उसका भी हमें एक विस्तार
रूप देखने को मिलता है। वैसे ही चाज्म एक अंग्रेजी शब्द है, इसका जो अर्थ है वो भी अंग्रेजी में दिया गया है, लेकिन वो ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है जिसे शायद हम समझ सकते हैं। जैसे चाज्म एक ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अधिकांश, यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसे जगह के लोगों से बात करेंगे जिनकी भाषा शैली ही अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं? अपने मम्मी पापा से आप बात करते हैं मराठी में, मैं बात करती हूँ अपने मम्मी पापा से हिंदी में, है ना। तो हम इन भाषाओं का प्रयोग अपने दिनचर्या में करते हैं। वैसे ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है, वो भी अपने परिवार के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं। अब बात है, क्या वो अपने रोजमर्रा की भाषा में इन जैसे शब्दों का जो कवि ने प्रयोग किया है, जिसको गाढ़े काले रंग में आपके लिए किया गया है, क्या इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल वे घर में करते हैं? वो अधिकांश रूप से कम किया जाता है। इसी कारण आपके बुक के कोने में इनका अलग से अर्थ दिया जाता है उन अंग्रेजी शब्दों में जिसका वो प्रयोग करते हैं। तो एक होता है एक ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम अधिकांश समय अपनी दिनचर्या में नहीं करते, और एक होता है जिसका प्रयोग हम अधिकांश समय करते हैं। तो जो नहीं करते उसे सरल रूप से समझाने के लिए डिक्शनरी जैसे या हमें अपने पुस्तक में अलग से दिखाया जाता है जो थोड़े सरल शब्दों में होते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द है जिसका प्रयोग हम करते हैं? तो चाज्म को या अर्थ आप कह लीजिए, उसका हम ये कहते हैं, इसका ये मतलब होता है अ वेरी डीप। एक होता है डीप, एक गहरा, और उससे भी ज्यादा गहरा हम कह सकते हैं चाज्म। और ये स्टीप गैप, आगे देखिए और भी यहाँ जो अर्थ लिखा है, स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस। स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस का मतलब, स्टीप मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। स्टीप मतलब एक लंबा, नीचे, आप जमीन आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, जब दो जमीन, धरती आपकी पृथ्वी जिस पर आप चलते हैं, हम चलते हैं, इसमें जब कोई गैप होता है तो वो पूरा अंदर तक जाता है। स्टीप यानी गहरा, गहरा गैप जमीन के अंदर तक, उसको हम चाज्म बोलते हैं। तो जब भी आप चल रहे हैं और आपको कभी ये मूवी में देखने को मिलता है या आप अपने रास्तों में चलते वक्त आप देखते हैं कि कोई जमीन थोड़ी सी दरार आ गई है और अंदर तक एक गहरा गैप दिख रहा है आपको, तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो पोएट है, जो कवि है, उसको चाज्म, जो इस कविता में कह रहा है, उस दृष्टि को, उस क्रिया को समझाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैसे ही हमारे पास दूसरे और भी शब्द हैं, जैसे यहाँ पे कवि ने एक और शब्द का प्रयोग किया है, स्पेन द टाइड। स्पेन, SPAN THETIDE, स्पेन द टाइड। और स्पेन द टाइड फिर से एक ऐसा शब्द है जिसके अधिकांश समय हम आम जीवन में, आम भाषा शैली में, अंग्रेजी भी जब हम बात कर रहे हैं, हम नहीं प्रयोग करते। इसीलिए इसका अलग से अर्थ हमें अलग से दिया गया है। और इसका मतलब क्या है? गो अक्रॉस दी टाइड। टाइड का मतलब होते हैं लहरें। जो लहरें आपके समुद्र में आती हैं उसको हम टाइड कहते हैं। उसके पार जाना, उसको हम बोलते हैं दूसरे एक और तरीके से स्पेन द टाइड। तो इस पेज में जो तीसरा शब्द है जिसका फिर से हमें अर्थ यहाँ कोने में दिया गया है, वो दो शब्द हैं, या मैं कहूँ एक है YA, ये, जिसका मतलब है यू, और एक और दो शब्द जिसको मिला के काला, हमें हल्का गाढ़े रंग में दिखाया गया है, इवन टाइड, और इसका मतलब है लेट इवनिंग। जैसे एक होता है शाम, 4 से 5 बजे हम कहेंगे शाम, लेकिन उसके बाद का जो समय है 6:30-7 बजे, जब अंधेरा भी थोड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये शाम है। जैसे अगर हमें अपने दोस्त को कहना है कि मैं शाम के 7 बजे तुमसे मिलूंगा, तो वो भी शाम है, लेकिन वो लेट इवनिंग है, इवनिंग के बाद का थोड़ा समय। और इसीलिए यहाँ LATE, लेट का प्रयोग किया गया है, और इवनिंग शाम। और इसे जो और कहा गया है वो है इवन टाइम।
तो इस प्रकार से जब भी आपके कोई भी कविता जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप इसे पढ़ें और आपके सामने कुछ ऐसे गाढ़े रंग में शब्द लिखे हैं, तो इसे आप जरूर ये समझे कि इस शब्दों का प्रयोग आम भाषा शैली में अंग्रेजी में कम किया जाता है, इसीलिए हम उतना इससे परिचित नहीं है और इसीलिए जो हमारी पुस्तक में और हमारे लिए अलग से सरल शब्दों में इसका अर्थ दिया गया है, ताकि हमें इसे समझने में सरलता में हो और हम इस कविता को समझ पाएं। क्योंकि आखिरकार में उद्देश्य है क्या? आखिरकार में कोई भी कविता जो आपकी पुस्तक में है, उसका उद्देश्य क्या है कि आप उसे समझे और उसका पूरा आनंद ले सके। कोई भी कहानी आपकी पुस्तक में दी जाती है तो वो क्यों दी जाती है? ताकि आप उस कहानी को समझे और उसका इंजॉयमेंट, उसका आनंद ले सके। तो वो समझने के लिए आपको उसकी भाषा जहां जिसका जो प्रयोग की गई है उससे आपको अच्छे से परिचित होना जरूरी है, आपको समझ में आनी चाहिए और इसीलिए ये सभी चीजें जरूरी है, तो इनका प्रयोग करें। तो आइए अब इस कविता को, जिसको अभी हमने एक पेज, पहली पेज जो कविता है आपकी जिसको अभी हमने पढ़ा है, अब इसका हम दोबारा से पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हम इसको हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ अब हम दोबारा से आपके लिए कविता लेकर आ गए हैं और ये कविता जो अभी हमने जस्ट पढ़ा उसको दोबारा से मैं आपकी स्क्रीन में लेकर आई हूँ और ये कविता का हिंदी अनुवाद हमारे साथ हमारी स्क्रीन में है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपको लगता है कि ये हिंदी में है तो आप इसका अपने हिंदी पढ़ने के बाद आप अवश्य इसको अपने मराठी भाषा में जरूर ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो अब आइए पढ़ते हैं फिर से अंग्रेजी में इस कविता को। पहला पेज में आपकी पूरी जो कविता भी हमने पढ़ा वही है। अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे। अब इसका क्या मतलब होता है? एक तीर्थ यात्री एकांत राजमार्ग पर जा रहा था। ठीक है, अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें पिलग्रिम का क्या अर्थ है, जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे पहली जो लाइन है आपकी पिलग्रिम, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कब उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको हिंदी में हम बोलेंगे तीर्थ यात्री। तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो आपकी कविता है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, द पिलग्रिम, इसका अर्थ होता है तीर्थ यात्री। और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप इसको बार 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 पढ़ें आज हमारे साथ और प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि अच्छा, द पिलग्रिम जो कविता का शीर्षक है और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब है तीर्थ यात्री। अब पहली लाइन का यहाँ पे क्या अर्थ हो रहा है? अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, यानी एक तीर्थ यात्री एकांत राजमार्ग पर जा रहा था। यहाँ पे लोन हाईवे यानी एकांत। फिर सब यहाँ पे ध्यान देंगे, लोन हाईवे का यहाँ पे क्या मतलब होता है? एकांत राजमार्ग। आपने हाईवे देखा होगा, हाईवे शब्द का तो मेरे ख्याल से आपने काफी बार इस्तेमाल किया होगा। हम कहते हैं कि अरे वो जो हमारे गांव से थोड़ा दूर जा रही है वो एक हाईवे है। आपके मम्मी, आपके पापा, किसी ने भी इन शब्दों का जरूर इस्तेमाल किया होगा। तो अब उस हाईवे को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उस हाईवे को हम हिंदी में बोलते हैं राजमार्ग। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दें। अब यहाँ अ पिलग्रिम गोइंग टू अ लोन हाईवे, एक तीर्थ यात्री एकांत राजमार्ग पर जा रहा था। अब दूसरी लाइन, केम एट इवनिंग, केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। इसका मतलब शाम को ठंडा और धुंधले में एक गहरी विशाल चौड़ी खाई के पास पहुंचा। सो दिस, ये दो लाइन का अर्थ हमारे पास है। कोल्ड एंड ग्रे केम एट इवनिंग
इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। A pilgrim going alone highway came at evening cold and grey। ठीक है, इसको हम टू अ चास्म डीप वास्ट एंड वाइड। तो ये 3 लाइन का अर्थ क्या होगा? एक तीर्थयात्री एकांत राजमार्ग पर जा रहा था, शाम को ठंडा और धुंधले में एक गहरी विशाल और चौड़ी खाई के पास पहुंचा। तो तीर्थयात्री होता कौन है? सबसे पहले ये समझना है कि तीर्थयात्री या पिलग्रिम होता कौन है। तो जैसे अभी हमारी पहली फोटो में हमने देखा था, एक पिक्चर है जहां पे आपको एक रास्ता दिख रहा है और एक व्यक्ति खड़ा है जो बैग के साथ उस रास्ते की ओर देख रहा है। तो वो एक यात्री है और इसी यात्री को यहाँ पे हम पिलग्रिम कह रहे हैं। ठीक है, जो यात्रा करता है उसे हम यात्री कहते हैं। और उसी उसी एक ऐसे यात्री की यहाँ पे कविता में चर्चा की गई है और बताया जा रहा है अलग अलग स्थिति में जब वो यात्रा कर रहा है तो वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। तो ओवरऑल हमें एक यात्री की, एक तीर्थ यात्री की यात्रा की एक दिलचस्प कहानी कविता के रूप में सुनने को मिल रही है। तो तीर्थ यात्री कौन है अब आपको पता चल गया है। और अभी शुरुआत में वो कहाँ है? वो एक एकांत राजमार्ग लोन हाईवे में आगे बढ़ रहा है। ठंडी शाम है और इसलिए धीरे चलकर, इस शाम में चलकर आखिरकार वो कहाँ पहुंचता है? एक डीप वास्ट वाइड चास्म के पास पहुंचता है, यानी एक गहरी विशाल चौड़ी खाई। जैसे अभी हमने आपकी पुस्तक में देखा था कि चास्म का अर्थ क्या होता है? दो जमीन, जब आपके पृथ्वी में दो जमीन ऐसे फट के गहरी दरार पड़ जाती है तो उसको हम खाई बोलते हैं। तो वहां पे वो पहुंचते पहुंचते चलते चलते वहां पहुंच जाता है। आगे क्या होता है? द ओल्ड मैन। देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चल रही है हमें कि जो यात्री है वो क्या है? वो एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, जो आपकी चौथी लाइन से पता चल रहा है। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वीलाइट डिम। बूढ़े आदमी धुंधले में उस खाई को पार कर गया। The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side. खाई उसके लिए कोई डर नहीं था, लेकिन जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो वो रुक गया। तो यहाँ पे फिर हमें समझ में आ रहा है कि ओल्ड मैन ने खाई जो चास्म थी उसे पार कर लिया। इससे ये पता चलता है कि वो फियरफुल, बिल्कुल उस फियरफुल है, उसे डर नहीं है किसी बात का। और लेकिन इसको पार करने के बाद ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड। एक साइड से दूसरे साइड जब वो पहुंच गया तो वो वहां रुक गया। अब क्यों रुक गया ये आगे पढ़ते हैं। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। ओल्ड मैन said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? यानी उसके बाद जब वो दूसरे साइड में जाकर रुक गया तो क्या कारण था? और ज्वार के रोकने के लिए एक पुल बनाया। यानी उसने देखा कि कितना कठिन है एक साइड से दूसरे साइड आना, तो उसने फिर उसके लिए वहां पे पुल बनाया। कोई आदमी खड़ा था और उसने क्या कहा उसको? बूढ़े आदमी पास खड़े एक साथी तीर्थयात्री ने कहा, यहाँ निर्माण में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी यात्रा दिन के अंत के साथ समाप्त हो जाती है। तुम फिर कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने गहरी और चौड़ी खाई पार कर ली है। तुम ज्वार के समय यहाँ निर्माण क्यों कर रहे हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उसने, उस व्यक्ति ने कही। तो जैसे ही वो एक साइड से दूसरी साइड वो यात्री आया खाई को क्रॉस करके, जो पहला पैराग्राफ हमें बताता है, और वहां पे दूसरे साइड में वो रुक कर उसने क्या किया? जिस रास्ते से वो क्रॉस किया था उसके लिए वहां पे उसने ब्रिज बनाना शुरू किया। अब यहाँ इसको देखते, यह करते हुए देख एक आदमी जो खड़ा हुआ था उसने पूछा
कि बूढ़े आदमी, आप यहाँ क्यों निर्माण कर रहे हो, आप यहाँ पे क्यों ये पुल बना रहे हो, आपने तो अपना जो रास्ता था, आपने जो यात्रा थी वो तो अंत कर ली है, अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो आप पुल बना रहे हैं इसका प्रयोग आप दोबारा कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि इस रास्ते से आप कभी गुजरोगे ही नहीं। शाम हो गई है, शाम से अधिक का समय हो गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इवन टाइड का मतलब होता है लेट इवनिंग, शाम के बाद, जैसे 7 जो बज जाता है, 5 से 6 हम कहते हैं शाम का समय है, लेकिन उसके बाद का समय को हम इवन टाइड, ये यहाँ कवि कह रहा है कि इतना समय हो चुका है, लेट इवनिंग हो चुकी है, और आप अब यहाँ क्यों रुक के पुल बना रहे हैं, आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज में, जहां जो कवि है वो और हमें क्या बताना चाहता है। द पिलग्रिम रेज्ड हिज गोल्ड ओल्ड ग्रे हेड, माय फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड। यानी अब यहाँ पे पिलग्रिम, अभी जो यात्री के बगल में जो खड़ा था उसने तो ये कह दिया कि आप क्यों यहाँ रुक के पुल बना रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन पिलग्रिम, अब वो जो तीर्थ यात्री है, अब वो जवाब दे रहा है। वो क्या कह रहा है? द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, माय फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर followeth after me today a fair-haired youth who must pass this way। यानी तीर्थ यात्री ने अपना बूढ़ा सफेद सिर उठाया, यहाँ उनके बालों की भी चर्चा कवि कर रहा है। मेरे मित्र, जिस रास्ते से मैं आया हूं, उसने कहा, आज मेरे पीछे एक युवक गोरा, यानी इन्होंने कहा है, जो कवि है जिसने कहा है फेयर हेड यूथ, ग्लो। अच्छा, अब क्योंकि ये बूढ़े हो गए हैं तो यहाँ पे कवि ने उनके बारे में, उनके शारीरिक ढांचे की भी एक प्रकार से प्रशंसा की है, उसके बारे में हमें बताया है। जैसे ही उनका बाल ग्रे, हल्की सफेद रंग का हो गया है, तो उन्होंने उसकी किस प्रकार से हमें एक विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है, ओल्ड ग्रे है। वैसे ही युवा, युवा और एक बूढ़े व्यक्ति में हम जब अंतर देखते हैं तो हमें अंतर, शारीरिक जो अंतर है उससे हम पहले पता करते हैं कि अच्छा, इसके बाल, इसके इसके आंखों के नीचे झुर्रियां आ रही है, इनके बाल पूरे सफेद हो गए हैं, इन्हें चलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक समझ है बुढ़ापा की और एक यौवन की, उसे कवि हमें अपनी भाषा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कवि ने जो ओल्ड ग्रे हेड का प्रयोग किया है हमारे यात्री, हमारे पिलग्रिम के लिए, और उस युवा के लिए जिसके बारे में अभी वो पिलग्रिम कह रहा है, उसके लिए फेयर हेड यूथ का शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी हेयर, फेयर हेड यूथ के मतलब, यहाँ अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या है, एक गोरा युवक आ रहा है इस रास्ते से गुजरने के लिए। यानी फिर कवि कह रहा है कि वो व्यक्ति जो पिलग्रिम है वो रास्ता का निर्माण इसलिए कर रहा है, वो जवाब दे रहा है कि मेरे मित्र, जिस रास्ते से मैं आया हूं, अभी इस रास्ते से एक युवक जो मेरे पीछे है वो गुजरेगा, वो यहाँ से गुजरने वाला है। आज मेरे पीछे एक गोरा युवक आ रहा है जिसे इस रास्ते से गुजरना है, वो खाई जिसे मुझे कोई डर नहीं था, जो चाज़्म, अभी जिसकी हमने बात की कि जो गहरा गड्ढा था जिसे पार कर पिलग्रिम, वो यात्री दूसरी जगह गया है, उससे पिलग्रिम को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो नहीं डरा। लेकिन हो सकता है जो आने वाला व्यक्ति है, जो युवा है, वो डर जाए, और ये सोचकर वो वहां पे पुल बना रहा है। आज मेरे पीछे एक गोरा युवक आ रहा है जिसे इस रास्ते से गुजरना है, वो खाई जिससे मुझे कोई डर नहीं था, उस गोरे युवक के लिए एक खतरा है, उसे भी धुंधले में पार करना होगा। मेरे मित्र, मैं उसके लिए ये पुल बना रहा हूं। तो यहाँ कविता यहीं पे समाप्त होती है। दोबारा से ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं जो बहुत ही मजेदार लगा मुझे। इसका जो सेकेंड पार्ट था, मैं आपकी पुस्तक की ओर आपको लेकर जाती हूँ ताकि आप समझे कि एग्जैक्टली हम किस सेक्शन में हैं आपकी पुस्तक में। यस।
तो अभी हमने पहला पेज पढ़ा था, लेकिन हमने अब दूसरा पेज भी पढ़ लिया है, तो अब दोबारा से हम पहला पेज पढ़ते हैं और फिर दूसरा पेज भी हम पढ़ेंगे। तो कविता बहुत मजेदार है। ये हमें क्या सिखा रही है ये आप खुद तय करेंगे। आप बस मुझे सुनिए और इससे आपको क्या समझ में आता है। कवि ने हमें द पिलग्रिम के जरिए क्या कुछ सिखाने का प्रयास किया है या कुछ बताने का प्रयास किया है, आप सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, क्या ये हमारे साथ भी होता है? क्या हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास भी ऐसा कभी आप देखते हैं कि हमारे पहले जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, उन्होंने हमारा रास्ता सरल बनाने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं? तो इस कविता को पढ़कर उस दिशा में पढ़ने का, सोचने का प्रयास करें। जैसे हमने कवि की शुरुआत में, इस कविता की शुरुआत में ये जाना था, और जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप कविता सुनेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सुनने के साथ सोचना भी है। और जब सोचेंगे तो आप अपनी पुस्तक अपने साथ रखें, और आप चाहें तो इस वीडियो को ऑन करके अपनी पुस्तक को साथ लेकर इस कविता को समझने का और इंजॉय करने का प्रयास करें। तो अभी जैसे हमने पढ़ा, अ पिलग्रिम गोइंग टू अ लोन हाईवे, एकांत राजमार्ग से गुजर रहा था। केम एट इवनिंग, अब वह पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कोल्ड एंड ग्रे मतलब ठंड थी। और वो कहाँ पहुंचा? चास्म, जैसे हमने किया था, एक गहरा गड्ढा दो जमीनों के बीच में, जिसे हम कभी कभी ये भी कहते हैं क्या कि, या आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, खाई आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे कवि ने उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो चलते चलते वो खाई के पास पहुंच गया। अब वो उसको क्रॉस करने के लिए चाह रहा था। द ओल्ड मैन, अब उसने सरलता से उस चाज्म को, उस खाई को क्रॉस कर दिया, और बिना किसी डर के, नो फियर फॉर हिम। ठीक है। अब जब वहां पे वो क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंचा, दूसरे साइड में वो वहां पे रुक गया। अब रुकने के बाद उसने क्या किया, वो यहाँ पे मजेदार रूप में कवि ने आप लोगों के लिए बताया है। बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। स्पैन द टाइड का अर्थ आपके किनारे, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, दिया है सरल शब्दों में। क्रॉस करना, जो उस टाइड यानी उस मुसीबत को क्रॉस करने के लिए, उस खाई को क्रॉस करने के लिए उसने एक ब्रिज बिल्ट। एक शब्द, बहुत ही मजेदार शब्द है, आप इसको अपने आम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। BUILT, बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है बनाना। यदि आप घर बनाते हुए अपने आसपास किसी को देखते हैं, या यदि आप सड़क बनाते हुए किसी को देखते हैं, किसी को गली बनाते हुए देख रहे हैं, या मैं कहूँ कुछ रिपेयरिंग का वर्क, कोई आप अपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिल्ट यानी बनाना, तो आप इस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला, अब वो जब बना रहा था ब्रिज को, तो उसके आसपास एक आदमी खड़ा था। अब वो आदमी ने उसे क्या कहा, उसने कहा ओल्ड मैन। अब यहाँ से हमें दोबारा से पता चलता है कि जो हमारा यात्री है, द पिलग्रिम, पिलग्रिम का अर्थ जैसे मैंने बताया था, PILGRIM, इसका अर्थ होता है यात्री, तीर्थ यात्री। अब ये यात्री क्या युवा है कि बुजुर्ग है? ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये आपकी कविता में जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें ओल्ड मैन का शब्द का प्रयोग किया गया है, और पहले पैराग्राफ में भी किया गया है, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वीलाइट डीम। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति है अपने उम्र में काफी हमसे बड़ा है, और इसीलिए यहाँ पे ओल्ड मैन का प्रयोग किया गया है। अब उसको एक व्यक्ति था जो उसके बगल में खड़ा था, उसने कहा वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, यानी आप अपना समय, योर का मतलब अपना, टाइम मतलब समय, वेस्ट एक और इंटरेस्टिंग शब्द है, इसका भी आप अपना लाइफ, अपने बातचीत में, अपने दोस्तों के साथ बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल में वीडियोस देखकर या वीडियो गेम खेलकर, या आप लोग के क्लास में बैठकर खाली बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो।
WASTE। वैसे ही जो दूसरा यात्री था उसने पिलग्रिम को कहा कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो इसको बनाने में। बिल्डिंग हियर, बिल्डिंग का मतलब फिर से बनाना। आप फिर उसने ये क्यों कहा, योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यानी दिन का अंत हो चुका है और तुम्हारी जो यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। यात्रा को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यात्रा को हम अंग्रेजी में कहते हैं जर्नी। और यहाँ पे ही वो दूसरा जो यात्री है वो कह रहा है कि आपकी यात्रा यहाँ क्लोज, क्लोज मतलब समाप्त हो चुकी है, दिन के साथ आपकी यात्रा भी समाप्त हो चुकी है। और फिर उसने और क्या कहा, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। और उसने ये भी बोला कि ठीक है अगर आप बना रहे हो, लेकिन किसके लिए बना रहे हो, आप तो इस रास्ता से कभी अब दोबारा जाने वाले भी नहीं हो। यू नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, ठीक है। यू नेवर अगेन, अगेन मतलब दोबारा, आप दोबारा इस रास्ते से पास नहीं करोगे। विल का प्रयोग किया है, विल मतलब भविष्य की बात की जा रही है। ये घटना जब घटित हो रही है तो वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो यात्री है, वो भविष्य का चिंता कर कर एक सलाह दे रहा है तीर्थयात्री को कि आप इसे क्यों बना रहे हैं, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, दिन का अंत हो चुका है और आपकी यात्रा भी एंड, समाप्त हो चुकी है। और केवल यही नहीं, आप तो यहाँ पे दोबारा भी वापस नहीं आने वाले हो। यू हैव क्रॉस द चास्म डीप एंड वाइड, जो गहरी, जो गहरी, डीप यानी गहरी, जो गहरी खाई थी, चाज्म जिसका अर्थ अभी हमने बार बार हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो चाज्म है, जो गहरी है, उसको आपने क्रॉस कर दिया है और आप दोबारा से यहाँ पे इसको क्रॉस करने के लिए नहीं आने वाले हो। तो इतने लेट शाम को वही चीज फिर से वो कहता है, इतने लेट शाम को आप इसे क्यों बना रहे हो। वाई का मतलब हमने जैसे पहले पढ़ा था क्यों। अब इसका जवाब में पिलग्रिम ने क्या जवाब दिया, जिसको अभी हमने हिंदी में पढ़ा था, द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। काफी अनुभवी है, ये कैसे हमें पता चलता है, उसके बाल पूरे सफेद हो गए हैं। अपने अनुभव से वो हमें वो काम वो कर रहा है और अपने अनुभव से वो उस व्यक्ति को, उस दूसरे व्यक्ति को उत्तर देता है, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम। वो कहता है, मित्र जिस रास्ते से मैं आया हूं, देयर फॉलो व्हाट आफ्टर मी टुडे, यानी मेरे पीछे एक और व्यक्ति आ रहा है। अ फेयर हेड यूथ, अ फेयर हेयर का मतलब दोबारा यहाँ पता चल रहा है एक युवा, आप जैसा, जो भी आप पढ़ रहे हैं आप। और मान के चलिए फिर पिलग्रिम कौन है, आपके टीचर्स हैं, आपके लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके बाल थोड़े सफेद हो गए हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो अनुभव काफी अर्जित कर चुके हैं अपने साथ, और वो अनुभव आपके लिए वो छोड़कर जाते हैं ताकि आप जहाँ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में वो सरल हो सके। और वही ये पिलग्रिम करने का प्रयास कर रहा है। इसने बोला कि मेरे पीछे एक युवा आ रहा है जो जिसके बाल पूरे सफेद रंग के हैं और वो भी इस रास्ते से पास करेगा। देखो वो जो यात्री है, पिलग्रिम है, वो ये जानता है कि इस रास्ता से भी इसी रास्ता से पास करेगा। तो जीवन में ऐसे ऐसे स्थितियां आती है जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या कई और काफी लोग जो हमसे हमसे अब उम्र में काफी बड़े हैं, उन्होंने वो देखी है और हमें भी वो देखनी ही पड़ेगी। और यही चीज ये व्यक्ति पिलग्रिम कह रहा है कि इस रास्ते से उन्हें पास करना ही पड़ेगा अगर उसको पहुंचना है दूसरे पार। और मैं इस गहराई से नहीं डरा, यानी द चास्म which held no fear for me, यानी कवि कह रहा है द चास्म which held no fear for me, शब्द का मतलब है
जिस गहराई को देखकर वो युवा डर सकता है, जिस खाई को देखकर वो युवा डर सकता है, मैं उससे नहीं डरा, विच आर नो फियर्स फॉर मी। लेकिन वो कह रहा है टू द फेयर हेड यूथ में अ पिटफुल बी। तो ये अब आपको भी समझना है, पिटफॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रैप। लेकिन वो जो युवा है वो डर सकता है, उसके लिए एक ट्रैप यानी एक गिरने का कारण भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि उसको भी इसको क्रॉस करना है, मैं चाहता हूं कि वो भी इस खाई को क्रॉस करे, इसीलिए मैं ब्रिज बना रहा। तो ये बहुत ही मजेदार कविता है और इसको समझने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। कविता को बार बार, मैं नहीं कहूंगी बहुत बार, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार कविता को पढ़ें क्योंकि कविता बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आने वाली है। और कविता ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, केवल 2 पेज में है। और अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो एक, और ये दूसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ की कविता है ये। और इस कविता में कुछ शब्द हैं जिसे जानने से आप उसे अपनी दिनचर्या में, अपनी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हाईलाइट अधिक काले रंग से किया गया है। पिटफॉल हो गया, बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है ट्रैप। अब आप पूछोगे ट्रैप का क्या मतलब है, तो ट्रैप मतलब होता है एक प्रकार का जाल, जैसे मकड़ी अपना एक जाल बिछाती है ना, तो हम कहते हैं कि वो उसके जाल में फंस गया, तो वो ट्रैप, वही चीज यहाँ कवि कहना चाह रहा है, जिसे दूसरे अंग्रेजी शब्द में पिटफॉल भी कहा जाता है। तो वो कवि कह रहा है कि यदि मैं ब्रिज नहीं बनाऊंगा तो ये जो गहरा, क्या कही मैं, 2 जमीन के बीच में जो एक प्रकार से ये इतना गहराई है, उसमें वो फंस सकता है और ये उसके लिए ट्रैप हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ फंसे, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़े, और इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रिज बना रहा हूँ। तो ये कहानी, ये कविता बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसे पढ़ें। यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्कशॉप के आपके बुक में कुछ काम आपके लिए दिए गए हैं, और जो पहला प्रश्न है आप चाहें तो आप कर सकते हैं। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द वेब डायग्राम, दे शुड बी रिलेटेड टू द थीम इन द वेब। तो यहाँ पे ये कवि कह रहे हैं, या मैं कहूँ अब आपकी जो काम है इसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि पिक मतलब होता है आप छाटें उन शब्दों को। कहाँ से छाटना है, कविता से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आपको शब्दों को छाटना है कविता से, फ्रॉम द पोएम टू फिल द वेव डायग्राम। अब आपको क्यों छाटना है, और या कि ये जो वेव डायग्राम आप देख रहे हैं इसे भर सके। और कैसे, कौन से शब्द आप छाटेंगे, तो वो उसके लिए आपके लिए बोला गया है, दे शुड बी रिलेटेड टू द थीम इन द वेव। शुड बी यानी कि रिलेटेड, संबंधित। ये जो थीम आपके यहाँ पे दिया गया है ट्रैवल, इससे संबंधित वो शब्द होने चाहिए जिसे आपको यहाँ पे छाट कर लिखना है। ट्रैवल एक पहला थीम है ये वाले डायग्राम के लिए, यानी ट्रैवल मतलब मुझे लगता है इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और टाइम अराउंड सनसेट, वो समय जब सूरज डूबता हुआ रहता है, उससे वो समय जब आप, पता नहीं आपने देखा होगा सूर्यास्त, मैं नहीं कहूंगी कि पूरा सूर्यास्त हो गया है, लेकिन ये समय काफी सुंदर होता है जब हम देखते हैं कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। तो उस समय, उस परिस्थिति, उस स्थिति के दौरान अगर कोई भी शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है आपकी कविता में, तो आप यहाँ पे लिखें। मैं एक एक शब्द आप लोगों के लिए यहाँ पे आज ढूंढने का प्रयास करूंगी, बाकी आपको खुद ढूंढना है। तो ट्रैवल, यात्रा, तो ट्रैवल से जुड़ा कोई शब्द, कोई थीम हो जो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो आप, ब्रिज एक शब्द है जो हमें लगता है कि वो यात्रा से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि जब वो यात्रा कर रहा है कवि, जो पिलग्रिम है, तो उसे अपनी यात्रा में उस जो बड़ी सी गहराई है उसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करना पड़ रहा है। तो ब्रिज एक शब्द है।
जो ट्रैवल से काफी मैं कहूँ पास है, संबंधित है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ही यात्रा में आगे बढ़ने के लिए वो क्या क्या अलग अलग काम कर रहा है, वो वहां से आप शब्द को ढूंढेंगे और यहाँ भरेंगे। टाइम अराउंड सनसेट, यानी वो समय जब सूरज डूब रहा है, तो उस समय से जुड़े कुछ शब्द वो आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएंगे, जैसे इवन टाइड, यानी काफी लेट समय हो गया था, और इस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं बिल्डिंग। तो ऐसे करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सरल काम है, ज्यादा इसमें आपको समय नहीं लगेगा। बस आपको ये देखना है कि कवि ने इस समय के दौरान किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, यात्रा से जुड़ा क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। द इंटायर पोएम इज मेटामॉर्फिकल इम्प्लाइड कंपैरिजन, यानी कि मेटामॉर्फिकल जो शब्द होता है ये एक प्रकार से एक क्रिया है। जैसे कि हम कहते हैं समानार्थिक शब्द, एक शब्द जब दो शब्द एक जैसे हो तो हम उसको समानार्थिक शब्द कहते हैं। वैसे ही अंग्रेजी में एक क्रिया जहां पे कवि अपने शब्दों से कुछ और कहना चाह रहा हो, कुछ कंपेयर करना चाह रहा हो, तुलना करना चाह रहा हो, तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम कहते हैं मेटामॉर्फिकल। अब यहाँ पे आपके पास उन शब्दों की एक लिस्ट दी गई है जो कवि ने प्रयोग की है अपनी कविता में। अ पिलग्रिम जर्नी, इवनिंग और क्लोज ऑफ डे, चास्म डीप एंड वाइड, बिल्डिंग अ ब्रिज, पिटफॉल, क्लोज ऑफ डे। अब हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन शब्दों को कवि क्या कहना चाह रहा है उससे आप मैच करिए, और मैं आपके लिए एक दो करने का प्रयास करूंगी, बाकी आप लोग जब आप समझ गए कि आपको क्या करना है फिर वो आपको करना पड़ेगा। तो पिलग्रिम से हम क्या समझते हैं? जर्नी। जर्नी से हम क्या समझते हैं? तो जर्नी से जो इस कविता से हमें सीख, या मैं कहूँ हमें कवि बताना चाह रहा है, वो है जर्नी लाइफ। ठीक है, तो ये जीवन भी एक जर्नी है, एक यात्रा के समान है, और इस जीवन में आगे बढ़ते रहना, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप चाहे या ना चाहे आपको आगे बढ़ना ही है। वही चीज वो पिलग्रिम कह रहा था कि युवा जरूर इस रास्ते से क्रॉस होगा, क्योंकि वो भी हुआ है और उसे भी होना पड़ेगा। तो जीवन किसी के लिए ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे या और कोई नहीं होगा जो आपके क्लासमेट्स है या मैं नहीं होंगे। हम सभी को इस जीवन में आगे बढ़ना है, और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कुछ ऐसा भी समय आते हैं जब हमारे लिए कठिन हमें लगता है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे साथ जो अनुभवी लोग हैं जिनकी काफी उम्र हो गई है, वो अपना अनुभव हमारे साथ बांट कर, यानी हमारे लिए वो ब्रिज बनाते हैं ताकि हमें उतनी कठिनाइयां ना हो जिन्हें वो फेस किए, या क्योंकि वो नीडर थे वो तो उस रास्ते से उस स्थिति से निकल गए, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है और वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, मुसीबत ना बने, इसीलिए वो हमारे साथ अपना अनुभव बांटते हैं। तो जर्नी क्या है हमारे लिए? ये लाइफ है जो जिसका प्रयोग कवि ने किया है, और हम उससे क्या समझ रहे हैं कि एक लाइफ है। पिलग्रिम क्या है? पिलग्रिम यहाँ पे बहुत सरल शब्द है जो हमने बार बार कवि ने हमारे लिए कहा है, ओल्ड एज। तो मुझे लगता है कि अब आप अपने, अब ये चीजें सरल हो गई है आपके लिए। अब आप कर लेंगे कि जो व्यक्ति हमसे ज्यादा अनुभवी है, उनकी उम्र हो गई है, वो अपने अनुभव हमसे हमारे साथ बांटकर हमारी यात्रा को सरल बनाने में मदद करते हैं। तो उससे जुड़े देखिए और भी शब्द है, इवनिंग, क्लोज ऑफ डे। तो ये सारे शब्दों का कवि ने अपने कविता में इस्तेमाल किया है। तो आपका काम है आप इसे क्या समझते हैं, सो मैच करना। मैच यानी कि ये सही शब्द है कि नहीं, इसका ये मतलब है कि नहीं। तो ये इसमें आपको इस थीम से जुड़े शब्दों को लिखना है। ट्रैवल, यात्रा, टाइम अराउंड सनसेट, सूरज डूबने के समय के आसपास का समय से जुड़े शब्द जो कवि ने प्रयोग किए हैं, और इससे कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको इधर मैच करना है। रीड द पोएम, राइट 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीड मतलब पढ़ें, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। तो आपको कविता को पढ़ना है। और ओल्ड पिलग्रिम की क्या क्वालिटी है, यानी वो बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े यात्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, 3 क्वालिटीज आपको कहा गया है,
तो वो आपको लिखनी है, 3 क्वालिटीज। तो आप कविता जब पढ़ेंगे आपको अपने आप ही वहां से पता चलने लग जाएगी क्या क्या कविता है। फेलो पिलग्रिम यानी जो उसके साथ जो यात्री था उसने जो कहा कि आप क्यों पुल बना रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है, वो 3 विशेषता आपको लिखनी है। आपको पोयम पढ़कर क्या लगता है कविताएं विशेषता, वो आपको लिखनी है। आपको कविता में विशेषता नहीं मिलेगी, वो आपको पता करना है उनकी बातचीत से कि इस व्यक्ति में ये विशेषता है। द यंग पिलग्रिम जो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है, जैसे आप हो गए या मैं भी हो गई हूँ या आप मुझसे ज्यादा यंग हैं, तो आपके क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, तो वो आपके लिए आपको वहां लिखना है। यहाँ आंसर इन योर ओन वर्ड्स अगर हम देखें, आपको अपनी भाषा में हमेशा आपको जो समझ आता है कविता को पढ़ने के बाद और थोड़ा सरल अंग्रेजी में आप अगर लिखने का प्रयास करें तो एक दिन आप भी लिख लेंगे, और मुझे लगता है आप कई लोग लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर। Why did the old man have no need to build the bridge across the chasm? Why did the old man have no need to build the bridge across the chasm? यानी कि बूढ़े आदमी को खाई पर पुल बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? ठीक है, ये पूछ रहा है। आप अगर इसका उत्तर देना चाहेंगे तो जरूर लिखिए। दूसरा है, what explanation did he give to the fellow फॉर हिज थॉटफुल डीड? यानी कि जो फेलो जो व्यक्ति ने पूछा था कि आपको यहाँ पुल बनाने की क्यों आवश्यकता नहीं है, तो उसका उत्तर में ओल्ड पिलग्रिम ने क्या उत्तर दिया, वो आपका प्रश्न 2 पूछ रहा है। व्हाट यानी क्या, एक्सप्लेनेशन यानी आप जानते हैं कि स्पष्टीकरण फेलो पिलग्रिम को उन्होंने दिया। तीसरा प्रश्न है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे टू ऑल ऑफ अस? ये कविता हम सबको क्या संदेश देती है? तो ये 3 प्रश्न हैं जिसे आप, हमें लगता है काफी बार हमने इसे बार बार उसका उत्तर हमने सुना है, तो मुझे लगता है आपके लिए सरल होगा। बाकी जो एक्टिविटीज है आपकी पुस्तक में, आप उसे पढ़िए अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और यदि इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेवातिस म्यूजिक प्लान्स। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है और आप इस पोयम को जरूर पढ़ें। और यस, थैंक यू, बाय बच्चों।